70+ मार्क सीरीज जो स्पेशल क्लास कोर्स सीरीज चल रहा है, जिसमें आपका स्वागत है, जिसका टारगेट T20 वाले बच्चों को 70% कम से कम का। हम है डीके और जुड़े हुए हैं अलग अलग ऑनलाइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन माध्यम से। अब हम सकते हैं टीचमेंट पे और यूट्यूब पे आप हमारा क्लास 6 बजे शाम में या नहीं तो अगले दिन सुबह में जरूर देख सकते हैं। ठीक है, यह हमारे क्लासेस का टाइमिंग होगा। और आपका क्या काम होगा, मेरा क्लासेस रेगुलर चलेगा और किसी न किसी हालत में आपका क्लासेस लोड हो जाएगा। कभी कभी 2 क्लास भी लोड हो सकता है, 3 क्लास भी लोड हो सकता है। हम सुविधा अनुसार हम क्लास को लोड कर, बस आपका काम है आप कनेक्टेड रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई काम होने वाला है का कोई काम। तो आप इसीलिए क्या करेंगे, डेली पढ़ते रहेंगे, पढ़ और अभ्यास करते रहेंगे और डेली जो क्वेश्चन आंसर है उसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका काम। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा ये है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, और आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा है, आप हिस्ट्री के सिलेबस हम अभी सेक्शन को कवर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अलग अलग सेक्शन को कवर, लेकिन अब अभी हमारा चल रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को एक चैप्टर, लगभग 1.5 चैप्टर, एक चैप्टर जैसे हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके बारे में हम लोगों ने खत्म कर लिया। दूसरा चैप्टर है हमारे भारत का जो प्राचीन भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ठीक है, तो हमारा अब सिंधु घाटी सप्ताह को हम 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न का पार्ट और एक सब्जेक्टिव पैटर्न। मेरा पैटर्न हर चैप्टर का यही होगा, एक दिन हम पूरे इंट्रोडक्शन है और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगभग पढ़ लेंगे और दूसरे दिन हम उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे जो भी टाइम लगे, 2 से ज्यादा दिन हमको नहीं लेना है एक चैप्टर पे, चाहे उसमें आधा घंटा में खत्म हो जाए कि 1 घंटा में खत्म हो जाए, कि वो कहे जो भी टाइम लगे 2 चैप्टर किसी भी हालत में खत्म कर लेना है, प्लस ऑब्जेक्टिव, दिन में सब्जेक्टिव पैटर्न का जो भी क्वेश्चन। तो ठीक है, लिए आप इत्मीनान से बैठेंगे और आज है हमारा सब्जेक्टिव का सेशन, किसका, सिंधु घाटी सप्ताह पे। तो सिंधु घाटी हमने आपसे कल ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन परिचय करा दिया था कि सिंधु घाटी सप्ताह क्या है, कैसे है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सिंधु घाटी सप्ताह का बात क्या, अब हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो कमेंट करेंगे तो हम बीच बीच में इंग्लिश टर्म को भी ऐड कर दें। चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दें आप, या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दे, हड़प्पा सप्ताह या सिंधु घाटी सप्ताह, ठीक है। तो उसका कालखंड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिंधु घाटी सप्ताह का एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम फिर से परिचय दे देते हैं कि सिंधु घाटी सप्ताह क्यों है, क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कैसे चला। तो जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों का काम क्या था, चीजों को खोद खोद के चेक करना, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या था, हमारे यहाँ से चीजों को अपने यहाँ ले जाते थे। ठीक है, तो अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गुफाओं में अलग अलग बहुमूल्य की वस्तुएं होती थी, जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात। तो वो कहीं कहीं गड़ा होता, उसको उखाड़ उखाड़ के अंग्रेज बहुत सारा ले गए, और हमारे यहाँ कौन ले गया, बहुत सारे लोग लूट के ले गए। ठीक है, वो विषय नहीं है अभी। विषय ये है कि तो उसी के खोज में अंग्रेज जगह जगह खुदाई करते थे। खुदाई मतलब से खोदना। उसी के दौरान वो पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान के कुछ एरिया में उसे खुदाई में अलग अलग वस्तुएं का आभास हुआ। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे खोदना शुरू कर दिया। एक उसे पता चला कि एक पूरा तो शहर ही है एक सिंधु घाटी तक, क्या है, शहर है। तो जैसे आप खुदाई में उस बारे में जानकारी मिलने लगा, फिर लोग उसके बारे में खोदने लगा, उसके बारे में पता करने लगा। तो फिर कार्बन 14, कल उसके बारे में हमने कहा था, फिर आज उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से पता चला लगभग उसका एज जो है 27 माने 2700 BC से लेके लगभग 1400 BC या 1700 कहीं कहीं रहता है, 1400 या 1700 BC तक उसका एज माना जाता है। उतना दिन तक सिंधु के शब्द 1700, 2400 से लेके 1700, कहीं कहीं 1400 लिखा रहता है।
तो 1720 तक उसका चला, उसका टाइम पीरियड है। मतलब लगभग अभी के अनुसार जोड़ लें तो लगभग साल हो गया, इधर 2020 चल रहा है, तो लगभग वही 5000 साल से ज्यादा के लगभग होता है, 5000 साल लगभग। तो लोगों का मानना, कोई लोग मानते 5000 साल से ज्यादा है। तो अब मुद्दा वो नहीं है, ठीक है, मुद्दा ये है कि कार्बन 14 से मोटा मोटी चलता है, पता चलता है कि लगभग वो 5000 साल का है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी खुदाई के दौरान अलग अलग वस्तुएं मिला, जिसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। ये बात क्लियर कर देंगे कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। आप ये माथा पकड़ के मत बैठाइएगा ऐसा ही क्यों हुआ, यही क्यों मिला, यही क्या मत, ये देखिए, अरे भाई सिंपल अप्रोच है। कोई चीज आपको मिला तो आप अनुमान लगाते हैं ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीजें मिली उसमें लोगों का, हाँ, ये अनुमान कितना सही होता है वो डिपेंड करता है हमारे एक्सपेरिमेंट पे, वो हमारे विश्लेषण पे। लेकिन अधिकतर चीजें का क्या हुआ, अनुमान लगा के मोटा मोटी आइडिया लगाया गया है कि ये पुराना है, ये इसमें ये खासियतें हैं, ये मूर्तियां हैं, इसका मतलब ये होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन, पहले हम 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, 2 नंबर फिर हम लोग, ठीक है, चलते हैं अब हम लोग। उसमें कोई क्यूरी होगा, कोई परेशानी होगा, हटा के, हालांकि हम जितना काम काम सारे चीजों को पूरे अच्छे से डिस्कस कर देते हैं, फिर भी आप लोगों को कोई समस्या तो उसमें आप जरूर पूछें, ठीक है ना। आप पूछें, आए कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसमें हम उस चीज और सिंप्लीफाई कर, अपने तरफ से काफी आंसर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, पढ़ते हैं। आपको पक्का 70% कम से कम नंबर आपका आना कंफर्म। बस आप करना है, हैंड राइटिंग सही करना है, ठीक। ये आपके तरफ का काम, मेरे तरफ का काम है, हम उसको डेली पढ़ाना, उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से काम करवाना काम। तो इस तरीके से आप काम करें, और साथ साथ आप दोस्तों को शेयर करें, शेयर करें, बैठे पढ़ें, प्रैक्टिस करें, पूछें, तो उससे प्रैक्टिस हमारा याद भी होता है, उससे दोनों आदमी का फायदा होता है। और आप लोगों को भी, और भी लोगों को शेयर करें, उसको पता चले और वो सही तरीके से पढ़ सके, ठीक है। तो चलते हैं हम फिर आज के फिर से क्वेश्चन पे, कि हमारा क्वेश्चन आज के दिनों में क्या क्या होने वाला है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन पे, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता के आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चलिए, एक मिनट, ये हम 5 नंबर का पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर हम आपको फिर हम 2 नंबर देखो, 5 पीछे कारण ये है कि 5 नंबर जो जो क्वेश्चन होता है इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन कवर, इसलिए हम 5 नंबर का क्वेश्चन पहले ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। आधारभूत विशेषता मतलब सिंपल सा मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं हैं, कि हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई हुआ उससे आपको क्या क्या चीज समझ में आया, सीधा सा बात है। तो उसके आपको लिखना है, ठीक है। इसमें समझना ये है, कुछ हम आइडिया दे देते हैं, जैसे फिर हम आपको बताते हैं लिखेंगे कैसे। जैसे आधारभूत विशेषता क्या थी, एक नगर नगर नियोजन था, व्यवस्था थी, कांस्य युग सभ्यता थी, सामाजिक विकास हो गया था, सुनियोजित नगर था, लिपि का ज्ञान था। आपको दिखा देते हैं ये सब, देखिए, जैसे कांस्य प्रधान सभ्यता, नगर प्रधान था, शांति प्रधान था, सामाजिक आर्थिक विकास था, लिपि का ज्ञान था, सुनियोजित नगर नियोजन था। मतलब ये सब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। मतलब सिंपल सा बात है
कि अभी आप जिस गांव में रह रहे हैं या आप जिस शहर में रह रहे हैं, सपोज पटना के बारे में, तो पटना के बारे में क्या विशेषता होगी, ठीक है। तो आप पटना में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, उसकी क्या विशेषता होगी। तो गाँव की अलग विशेषता है, पटना की अलग विशेषता है। पटना में रह रहे हैं, उसमें एक अच्छा आपको मकान मिल रहा है रहने के लिए, अच्छा मार्केट मिल रहा है, पिज्जा घूमने के लिए आपको जगह मिल रहा है, मूवी मिल रहा है, ये मिल रहा है। गाँव में कुछ सुविधाएं होगी, गाँव में जैसे आपको पटना सब में स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी का अंतर होगा। फिर चाट समोसे आपको पटना में नहीं, पटना में मिलेगा, गाँव में नहीं मिलेगा। हालांकि आजकल गाँव में भी मिलने लगा है, तो वो अलग इशू है। तो सिंपल सा बात क्या है कि कुछ कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है ना, कुछ विशेषताएं। तो उस विशेषता पे हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सप्ताह में जो खुदाई हुआ उससे क्या क्या विशेषताओं के बारे में हमको पता चले। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम इसके डिटेल से वर्णन करते हैं ये क्या चीज है, आप सही से समझिए। देखिए कोई भी पांच, सबसे पहले ये बात समझिए, कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं तो आप तो चाहे तो पहला काम होगा कि डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन से कि हड़प्पा सभ्यता की निम्न विशेषताएं थी, ठीक है। जिसमें पहला कांस्य सभ्यता, नगर नियोजित सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इस तरह से आप सभ्यता इस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक अप्रोच क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन में एक परिचय बोलें, क्या करें, परिचय डाल, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि इंट्रोड्यूस कर देते हैं चीजें के बारे में, कि आप अपने बारे में विशेषता देंगे, मेरा फलना है। इसके बाद हमारी निम्न विशेषता, जैसे हम अच्छे लड़के हैं या हम अच्छी लड़कियां हैं, हम बोलते हैं। इसी तरह से इसमें आपको परिचय में क्या करना है, सिंधु घाटी सप्ताह में लिख देना है। तो परिचय में देखिए, परिचय लिखने का सिंपल सा तरीका। और एक चीज और बता देता, अगर आपको परिचय लिखना नहीं आता है, अरे तो उसमें गलत नहीं लिखना है, आपको छोड़ देना है। उसमें आप जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, देखिए लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्व के अत्यंत प्राचीन और मानव उपयोगी सभ्यताओं में से गिनी जाती है। अपने श्रेष्ठतम और स्थित निवास एवं नागरिक सुंदरता के आदि कल के कारण से हड़प्पा सभ्यता के विश्व मानी जाती है। मतलब उस टाइम में देखिए, सिंपल सा बात समझिए, उस टाइम में जो भी सभ्यताएं थी, उस टाइम में सबसे ज्यादा विकसित हड़प्पा सभ्यता थी। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आपको अगर पता है तो एक दो लाइन लिख देंगे, और नहीं तो सीधा हम पॉइंट पर आएंगे कि उसमें क्या क्या हमको पॉइंट जोड़ना है, ठीक है। देखिए परिचय को ज्यादा लंबा नहीं करना है, ज्यादा दे दिया है। सप्ताह प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, यह विश्व के अत्यंत प्राचीन और मानव उपयोगी जाती है। बस आपको लिख देना है। देखिए इसमें ज्यादा हो जाता है, देखिए एक चीज बता देते हैं, समझे। तो एक लाइन ये लिख दिए और मानव उपयोगी में गिनी जाती है, ठीक है। 2 लाइन इस तरह से लिखना है। आप लिखिए सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या आधारभूत विशेषताएं ये है। तो पहला कांस्य युगीन सभ्यता, पहला दूसरा नंबरिंग करके लिखिए। पहला में आपका है कांस्य सभ्यता, इसके बारे में हम फिर एक बार समझा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य काल की सबसे विशेषताएं दिखाई देती है। मतलब सभ्यता उस टाइम में कांस्य का विकास हुआ था, कांसा धातु होता है, तो उसके उस टाइम जो धातु का वस्तु औजार बनता था, उसके उस टाइम के औजार से पता चलता, खुदाई हुआ तो उसमें लोहा का वस्तुएं नहीं मिले, जिससे लोगों को पता चलता है कि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता ही थी। उस टाइम में कांस्य का तो वस्तु मिलता है, लेकिन लोहे वगैरह का वस्तु नहीं मिलता है। तो आप देखो इस तरीके से लिख सकते हैं कि सभ्यता के पता चलता है, या उनके उनसे उनके से पता चलता है कि हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थे। सिंपल देखिए समझिए, आप लोग हमको ये कहना पड़ रहा है कि जब भी आप समझ में थे, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट एकदम ये कांस्य जो सभ्यता, मतलब आप अगर 5 नंबर का पॉइंट लिखते हैं तो सबसे ये याद कीजिए सभ्यता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की नगर प्रधान सभ्यता, तो उसमें नगर था ना कि गांव था, ठीक है। व्यापार प्रधान था, मैंने व्यापार भी चलता था, तो ये पॉइंट याद कर लिए। तो 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के बाद आप शांति प्रधान, मतलब लोग शांति था, शांति प्रधान सभ्यता थी, तो 4 पॉइंट ये हो गया इस तरह से। इसके बाद लिपि का ज्ञान था, लिपि मतलब लिखाई का ज्ञान था, और सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, व्यवस्था अच्छी नगर व्यवस्था। तो हर क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 6 पॉइंट लेके चलिए,
ताकि आप एग्जाम में तो ऐड कर सकते हैं। तो टोटल 6 पॉइंट बना लेना है और हर पॉइंट के अंदर हमको एक एक देना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं डाला है, ये हमको सीखना पड़ेगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में हमको पॉइंट मिल गया, उसमें ज्यादा कंटेंट को नहीं डालेंगे, नहीं तो आप एक में भूल जाएंगे। बच्चे रट रट के याद करते हैं, वो नहीं करना है। 5 पॉइंट इसमें से 6 पॉइंट तो आपको ये याद कर ही लेना है। इसके अलावा इसके अंदर में आप अपने समझदारी के अनुसार आप जोर से, जैसे कांस्य सभ्यता, कांस्य सभ्यता मतलब उस टाइम में कांस्य का विकास हो गया था, तो आप कह देंगे कांस्य युग से कैसे पता चलता है, इसमें खुदाई से मिले विभिन्न वस्तुओं जैसे कि औजार वगैरह से पता चलता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। बस लिखने से नहीं लिखना है। नगर प्रधान सभ्यता थी। नगर प्रधान का मतलब क्या, दूसरा पॉइंट है कि नगर प्रधान का मतलब है कि उस टाइम में गांव नहीं था, वहां पे शहर का विकास हो गया था। नगर प्रधान सभ्यता थी। नगर प्रधान का मतलब हुआ वहां पे नगर का विकास शुरू हो गया था और था। इसमें हड़प्पा एक नगर प्रधान सभ्यता थी। खुदाई से पता, देखिए बार बार इसमें ये पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा कि खुदाई से ही पता है, क्योंकि खोदने के बाद ही ना पता चला कि क्या कैसे, तो खुदाई से पता चलता है। तो कभी बड़े विशाल एवं सुंदर नगर थे, इनके अंतर्गत हड़प्पा निवास उन्नति की थी। उन्हें नगर जीवन में अनेक सुविधाएं प्राप्त थी, जैसे विशाल स्नान, पक्का मकान, मतलब जो नरक नारियां स्नानागार, मतलब ये सब देखिए नगरीय सभ्यता होगी। ध्यान से समझिए, आप किसी शहर का दिमाग में ले लीजिए, आपने कोई आप गांव में है तो कोई आप पटना देख के आए होंगे, आप और भी कई शहर जैसे कि इलाहाबाद और कहीं आप गए होंगे, तो आप वहां देखे होंगे कि वहां पे उसका विकास का क्या मतलब है। अच्छे अच्छे सुंदर शहर हैं, उसमें नालियां हैं, उसमें उसके शहर में देखिए घाट बना हुआ है नहाने, पटना में भी घाट बना सुंदर, आप देख जाएंगे वहां पे, तो ये सब विशेषताएं होती। तो वही बात आप बस आप एग्जाम है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर प्रधान सभ्यता थी, उसमें खुदाई से पता चलता है बड़े बड़े विशाल सुंदर सुंदर घर थे, नालियां थी, इसके बाद सड़क, सुव्यवस्थित शहर थे। बस 2 लाइन आपको ऐड कर देना है। देखिए हर क्वेश्चन में 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 लाइन इस तरह से। हड़प्पा सभ्यता है नगरीय प्रधान सभ्यता है, खुदाई से पता चलता है हड़प्पा सभ्यता बड़ा सुंदर, इसके अंतर्गत हड़प्पा निवासियों में उन्नति की थी, जैसे कि बड़े बड़े सुव्यवस्थित सड़क, नालियां इत्यादि। हो गया, इससे ज्यादा जोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन में आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं मुद्दा पे कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान मतलब उस टाइम में व्यापारी, व्यापार मतलब होता है देखिए लेन देन, पैसा, जो व्यापारी होता है ना, व्यापार में है खरीद बिक्री होता था, तो होता होगा ही, काम चलेगा। आज आप कुछ मार्केट में जाते हैं लाते हैं, उस टाइम में भी होता होगा। तो देखिए यहाँ पे व्यापार प्रधान का मतलब ये गांव का व्यापार, वहां से या कहीं से आप कुछ खरीद ले, वहां व्यापार मतलब अलग अलग जगहों से वहां पे उसका व्यापार होता था, अलग अलग, जैसे ईरान में, मिस्र में आदि देश के बनता है व्यापार, मतलब वहां से लोग थे अपने यहाँ बेचते थे, तब ये हुआ व्यापार। धारा पता थी उनकी आंतरिक एवं वैदिक व्यापार उन्नत की व्यवस्था थी, उसमें सुमेरिया ईरान था। बस 2 लाइनें काफी। इसके बाद शांति प्रधान, शांति मतलब उस टाइम इतना हल्ला उल्ला, शांति प्रधान सभ्यता थी। चौथा पॉइंट है आपका कि शांति प्रधान, शांति मतलब हड़प्पा सभ्यता एक शांति प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के युद्ध ऐसे कवच, ढाल, लोग आदि हथियार नहीं मिले। ये कैसे पता चलता है, देखिए अब आप कहेंगे शांति प्रधान ऐसे है कि खोदा जब गया, इसमें जैसे कवच मिलता, ढाल मिलता, तलवार मिलता, ये सब मिलता, तो लोग खूब मारपीट कर रहे हैं। जैसे कि हथियार, धनुष, बाण, भाले आदि आदि मिले हैं, कुल्हाड़ी छोटा छोटा, लेकिन बड़ा जो चीज है जो युद्ध के लिए उपयोग होता है वो नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ चीजें मिली है ना, वो आत्मरक्षा के लिए यूज करते हैं, जैसे जानवर वगैरह आ गया ना, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, ये तीर धनुष हो, तीर धनुष कमान तो अभी भी मान लीजिए हमारे कुछ जनजाति क्षेत्र में वहां लोग रखते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, वो लोग अपने आत्मरक्षा के लिए कोई चीज रखते थे, ना कि मार करने के लिए। इसलिए ये सभ्यता कैसे थी, शांति प्रधान सभ्यता थी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है, आगे आप सामाजिक एवं में, ये सब ठीक है। आप लिपि का ज्ञान एक अच्छा पॉइंट है, आप इजी पॉइंट है, आप याद कर लीजिए। लिपि ज्ञान था, इसमें एक ही पॉइंट लिखना है। हड़प्पा सभ्यता में
लिपि का ज्ञान था, जिसके माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त कर देते। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा गया, हम बता देते हैं कि हड़प्पा का जो लिपि था ना, वो भाव चित्र के भाव, मतलब भाव चित्रात्मक, भाव इसके बाद चित्रात्मक, इस तरह से में वहां पॉइंट दिखा हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि वो भाव चित्रात्मक आप लिखेंगे लिपि का ज्ञान में कि हड़प्पा सभ्यता जो है भाव चित्रात्मक लिपि था। वो जो भी लिखते थे वो चित्र के माध्यम से लिखते थे, बस उसको पढ़ा नहीं, मतलब लिपि का ज्ञान था लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। सुनियोजित नगर निर्माण था। हड़प्पा कालीबंगा से पता चलता है कि जो है ये नगर जो है काफी विकसित नगर था, काफी कैसा था, नगर था। तो इस तरह से आप 5-6 पॉइंट को याद रखेंगे और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक, इस तरह से आपके थोड़ा डिटेल धीरे धीरे हम थोड़ा सा टाइम कम करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा, तो धीरे धीरे आप इस तरीके से हर क्वेश्चन को फॉलो करना। देखिए, तो देखिए बात क्या है, को क्या करना है ना, इसी तरीके से हर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। ठीक है, क्या क्वेश्चन को प्रिपेयर करते जाना है। ठीक, तो ये बात आप को एकदम याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक, अब इशू ये है तरीके से आप हर क्वेश्चन को तैयार करें। ठीक है, कि आपका माइंड जो होगा ना, माइंड फोकस इसी की तरफ होगा। ये हर क्वेश्चन में चाहे वो 2 नंबर का हो या 5 नंबर का, हम पॉइंट बना लेंगे से हमारे मेमोरी में याद रहता है। आप जैसे हड़प्पा सभ्यता पे आधारभूत विशेषताएं क्या थी, ने आपको स्ट्रक्चर कि उसमें क्या क्या था। ठीक है ना, उसमें क्या क्या था, नगर की क्या, आप सिंपल सा खिचड़ी की तरह आप पका के याद, आपको बिल्कुल याद नहीं रहता। अगर विशेषता मतलब हम याद कर ले, अच्छा हड़प्पा सभ्यता में तो क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता थी, उस समय कांस्य का विकास हो गया था। देखिए, आपको कुछ उसके अंदर क्या लिखा है वो याद रहे, ये जरूर से कम कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा नगर प्रधान सभ्यता थी, चौथा व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तीसरा शांति प्रधान, चौथा शांति प्रधान सभ्यता थी, पांचवा लिपि का ज्ञान था, सुनियोजित नगर योजना थी। हो गया, बात खत्म। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट करके लिख लेना है और उसमें थोड़ा सा याद कर लेना है। वो तो हम समझाए थे, कांस्य युगीन सभ्यता में कांसा का विकास हो गया, अलग अलग औजार मिले जिससे पता चलता है कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस तरह से हम आपको बार बार चीजों को रटा है ताकि आपको याद हो जाए। ये पॉइंट है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या सिंधु नगर हड़प्पा संस्कृति के नगर योजना, भवन निर्माण, स्नानागारों का क्या योगदान है। देखिए वही क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता, मैंने अब स्पेशली वो नगर के बारे में पूछ दिया है कि हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बना हुआ था कैसा बना हुआ था। तो सबसे पहला बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर शहर था काफी विकसित शहर था, वो ईंट का बनाया हुआ था। इसके बाद वो अच्छे तरीके से उसका नाली की व्यवस्था किया हुआ था, उसमें इस तरीके से नाली का व्यवस्था हुआ था, अच्छा आर्किटेक्चर का व्यवस्था हुआ था, पूरा अच्छा प्रबंधन किया गया था। तो इसको हम लोग पॉइंट कैसे देंगे ये समझ में, आपको ऐसे खिचड़ी की तरह याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पॉइंट बनाते हैं। आप सर जॉन मार्शल की ये सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी, उसका कहना है कि मेसोपोटामिया में मिस्र जैसे देशों में कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन और मोहरे मिले हैं जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बर्तनों से मिलती जुलती है। ये देखिए, ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इसमें जो लिख दिया है आप सीधा से लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताएं थी, क्या क्या थी। जैसे कि पहला ये पॉइंट, इसमें देखिए इसका इंट्रो सही नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, ये जो इंट्रो दिया है ना ये कुछ और ही दे दिया है, पता नहीं क्या करता है। ये जो इंट्रो 5000 साल पुरानी है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर निर्माण के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उस टाइम के सभ्यताओं में से सबसे विशिष्ट सभ्यता या सबसे विकसित सभ्यता थी, जो उसके खुदाई से पता चलता है कि उसके अच्छे अच्छे मतलब व्यवस्थित शहर थे, व्यवस्थित
नालियां थी व्यवस्थित, उसके सारे जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था भवन में सारा विकसित था। ये इस तरह से उसको हम लोग पॉइंट में कैसे लिखते हैं, देखिए उसमें पहला लिखेंगे कि नगर कैसा था, सुनियोजित नगर था। सुनियोजित का कहने का मतलब है जो भी नगर व्यवस्था थी एकदम प्लान तरीके से किया, ऐसे नहीं कि हम कहीं घर बना दिए कहीं नाली बना दी, ऐसा नहीं। सुनियोजित व्यवस्था का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से या उसकी खुदाई से पता चलता है कि लोग नहर में रहने वाले थे। तो पहला बात तो ये नगरीय सभ्यता थी। इसमें बड़ी बड़ी सड़कें थी, क्या थी कि बड़ी बड़ी सड़कें थी। तो सुनियोजित का यही मतलब होता है कि जब आप घर बनाते हैं तो सड़क का व्यवस्था हो, नल का व्यवस्था हो। तो सुनियोजित में आपको याद रखना है, सिंपल सा बात है, सड़क था, इसके बाद यहाँ पे, और सड़क कैसा था, समकोण पे काटता था, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे 90 डिग्री। समकोण मतलब होता है ऐसे 90, ऐसे सीधा गया सड़क, इधर से सीधा आया। इन्हें एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ सड़क बना दिया, ऐसा नहीं। एकदम अच्छा कहने का मतलब सिंपल भाषा में है, वहां पे सड़क का व्यवस्था, अच्छा सड़क का व्यवस्था। सड़क की व्यवस्था कैसे थी, अच्छी सड़क व्यवस्था। चलिए आगे पॉइंट क्या है, इसका समकोण के पे काटती थी और चौड़ी चौड़ी करती थी। देखिए एक चीज और बता देते हैं, अब सड़क 4 मीटर का होता था कि 5 मीटर का होता था, ये 10 मीटर का होता था, इन सब पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे। आप ये सब पॉइंट अभी याद करना चालू कर देंगे तो आप एग्जाम तक भूल जाएंगे या एग्जाम में भूल जाएंगे। हाँ अगर आप बार बार लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिंपल सा याद रखना चाहते हैं लेकिन इसी पॉइंट के पीछे हमको क्यों नहीं याद हो रहा है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना ये है कि जो जो हम मेन मेन पॉइंट बताते हैं, जैसे सुनियोजित नगर, तो उसमें आपको याद रखना है सुनियोजित मतलब क्या, सुनियोजित या व्यवस्थित, एक तरह से अच्छा अच्छा तरीका से सुनियोजित मैंने प्लान करके। तो प्लानिंग में क्या होगा, अच्छा अच्छा घर होगा, घर के अलावा बड़ी बड़ी सड़कें होगी। इसके बाद सड़कें भी कैसा होगा, समकोण में होगा, सीधा सड़क, समकोण का मतलब है एक तरह से सीधा काट के, सीधा इस तरह से सीधा सड़क होगा, इस तरह से 90 डिग्री पे काटता हुआ सड़क होगा। इसके बाद चौड़ा चौड़ा सड़क होगा, ठीक है। अलावा बाजार की जो सड़कें होगी वो चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती। तो दो तीन पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पहला कि सुनियोजित नगर था, अच्छे अच्छे शहर थे। इसके बाद बड़ी बड़ी सड़कें थी, नालियां थी। इसके बाद आपको बाजार का सड़क, मोटी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती। तरह से 3-4 पॉइंट आपको रखना है, बस आपको अपने भाषा में उसको लिख देना, खपाना नहीं। इसे तो आपको दिमाग तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको रट्टा मार के लिखना नहीं है। सुव्यवस्थित निकास था। अब सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था का मतलब हुआ कि निकास मतलब क्या, उसको निकलने का व्यवस्था। तो निकलने में यहाँ क्या, जैसे जनरली यहाँ पानी की बात करेंगे हम लोग, पानी का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंधन। देखिए निकास मतलब पानी ही होता है। उन्होंने नालियां की खाड़ियां मिट्टी चूने एक प्रकार के सीमेंट से बनाई हुई थी, नालियों में खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे, अतः वे ईंट को ढाकते थे। और चलिए शॉर्ट में ये समझना है कि आपको ये लिखना है कि उसकी नालियां अच्छे तरीके से वैज्ञानिक ढंग से, थोड़ा सा आपको भाषा को क्लिष्ट बनाना है तो वैज्ञानिक ढंग से बनाया हुआ था। और नालियां को तो खुला छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप पटना में आप कभी जाएंगे ना तो पटने में देखेंगे जगह जगह होल छोड़ा हुआ है, होल में आदमी घुस जाते हैं। आपने जगह जगह न्यूज में पढ़ा होगा, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ऐसा वहां पे समझ, उस टाइम में भी लोग समझदार थे, अभी लोग समझदार हो नहीं पा रहे हैं। तो आपको ट्रिक ये लगाना है कि उस टाइम में क्या कैसा नालियां था, अच्छा अच्छा नालियां, सुंदर सुंदर नालियां बनी हुई थी और नालियां ढका हुआ था, बस इतना आपको याद रखना है। तो देखिए पानी की जो निकास का जो व्यवस्था होगा, पानी का व्यवस्था, तो आपको इस तरह से पॉइंट को याद करना है कि पानी को देखिए देखिए, जैसे मान लिया जाए ये सड़क है, ठीक है, सड़क है, सड़क में ऐसे घर हुआ करता था, घर के आसपास नाली बनेगा पूरा ऐसे, और ये खुला रहेगा तो कैसे रहेगा, कैसे आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या नालियां बना के उसको ढक दिया जाता था, ये इस तरह से व्यवस्था किया जाता था। इस तरह से क्या होगा, कैसा व्यवस्था होगा कि आपका सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था था, उसमें कैसा था, सुव्यवस्थित पानी का निकास का व्यवस्था किया गया था। सिंपल सा अप्रोच। पूर्ण नागरिक प्रबंधन, नागरिक प्रबंधन मतलब कि इस तरीके से सड़क या इस तरह के से जो चीजों को बनाया गया था ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, क्या करें, लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसलिए लोगों को इस प्रकार नगरों में लोगों को व्यवस्थित सुविधा का रुक जाए 1 मिनट। देखिए इसमें एक पॉइंट में क्या है, इस प्रकार नगरों में इस प्रकार से लोगों को प्रबंध आवश्यक एवं सुविधाएं का ध्यान में रखकर किया जाता था कि नगर में अच्छी नालियां के अलावा गलियों में प्रकाश का उचित व्यवस्था हो। देखो प्रकाश का व्यवस्था हो, सड़क तो बन गया लेकिन पतला पतला सड़क नहीं, प्रकाश हुआ करता था।
बर्तन पकाने वाले बाहर मिट्टी बाहर, प्रदूषण देखिए, हाँ 2-3 पॉइंट प्रदूषण के बारे में मेनली यहाँ कहा गया है। एक तो नालियां अच्छी हुआ करती थी, उसका ढका होता था, इसके अलावा प्रकाश की व्यवस्था था रोड में। दूसरा बात, जो मिट्टी का बर्तन पकाने का जो व्यवस्था था, भट्टी वगैरह का व्यवस्था, वो बाहर था। मतलब लोग यहाँ नागरिक प्रबंधन का मतलब लोगों को के संबंध में सोचने से, रात को नागरिकों को रक्षा के लिए पहरे का उचित प्रबंध था। कोई भी व्यक्ति अपने घर से कूड़ा नाली आदि गली में नहीं फेंकता था, नगर से बाहर गड्ढों में डाला जाता था, किसी का मकान निश्चित सीमा से आगे नहीं बनने दिया जाता था। मतलब ये सब चीज सिंपल सा बात है जो आजकल हम लोग प्लान जगह पे होता है, कि जैसे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, निपुण इफिशियंट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉइंट ये है कि जो भी चीज बना हुआ था, चाहे नालियां था, सड़क था, रोड था, उसको सही तरीके से रखने का व्यवस्था किया गया था। कैसा व्यवस्था किया था? सही तरह के रखने के। जैसे कि सड़कें बनाया हुआ है तो खुला खुला सड़कें होगा, हवादार सड़कें थी, प्रदूषण नहीं था, भट्टियां बाहर हुआ करती थी, कूड़ा लोग नालिया में नहीं फेंक डालते थे, एक कहीं बाहर गड्ढे में डाला जाता था, एक निश्चित सीमा के बाद मकान को। मतलब इसमें आपको पॉइंट इस तरह से याद रखना है कि निपुण नागरिक थे, माने नागरिक जो है अपने आप को व्यवस्थित रखते थे और अच्छे तरीके से अपने आसपास साफ सुथरा रखते। ठीक। भवन निर्माण का कला, भवन निर्माण के कला से पता चलता है कि भवन निर्माण जो है ग्रिड पद्धति, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ग्रिड पद्धति से बना हुआ है। ग्रिड पद्धति से मतलब एक दूसरे को ऐसे ज्वाइंट करके बनता था, तो वो उसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। एक कमरे के मकान तक, आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से पता चलता है एक कमरे के मकान से लेकर बड़े बड़े भवनों तक बनाए गए थे। माना मतलब अलग अलग, कहीं कहीं एक कमरा का मकान था, कहीं के बड़ा बड़ा भवन बनाया जाता था। प्राय 3 प्रकार के मकान होते थे। पहला तो रहने के लिए होता था, पहले पूजा के लिए या पब्लिक हॉल, तीसरा जो है सार्वजनिक स्नानागार। मकान प्राय ईंटों के बने होते थे, कई के मंजिलों के होते थे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। मकान में वायु, धूप, आंधी आने, रोशनदान, खिड़कियां प्रबंध था। प्रत्येक मकान में रसोई घर, स्नानागार की आवश्यकता होती थी। घर में एक हड़प्पा के निवासियों के विषय में एक विशेष ज्ञान चलता था, वो रोम के निवासियों की तरह दिन में कई बार स्नान करते थे। आप चलिए ये सब इतना नहीं समझना है, आप समझना है कि भवन जो निर्माण था, अच्छा आर्किटेक्चर व्यवस्था था, जो व्यवस्थाएं थी अच्छी व्यवस्थाएं थी। इसमें अलग अलग टाइप का रहने का घर था, अलग था। पूजा का घर जैसे कि आज हम लोग बनाते हैं, रहने का अलग घर, लेटरिन बाथरूम अलग बनाते हैं, किचन अलग बनाते हैं, ऐसे ही वहां पे था, रहने का अलग घर होता था, पूजा का घर अलग। पूजा का मेल यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि स्नानागार पब्लिक हॉल होता था जहाँ पे लोग बैठते थे। इसके अलावा नहाने का जगह, जैसे आजकल पौंड होता है, गाँव में बड़ा बड़ा तालाब होता है, ऐसे वहां पे आपको इस तरह का बनाया जाता है जहाँ पे लोग जो है क्या करते थे, नहाने जाते थे। ठीक है, और वहां पे पूजा पाठ करते थे। तो ये है वहां की व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट बना के लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण का कैसा व्यवस्था था। तो आप एक बार आप पॉइंट को फिर से समझ लीजिए, कैसा कैसा व्यवस्था था। एक सुनियोजित नगर था, सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था था, निपुण नागरिक लोग थे, और भवन निर्माण का कला में काफी उन लोगों को ज्ञान था, या काफी सुव्यवस्थित भवन निर्माण का कला था। चलिए इस तरीके से आपको पॉइंट बना के लिखना है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो डाटा वाले क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे। डाटा से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को क्या करेंगे कि आप पॉइंट को ज्यादा याद रखने का कोशिश करेंगे, नहीं तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए, ठीक है, थोड़ा अंधेरा हो गया, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का उल्लेख करें। आप चलिए देखिए, जैसा कि होता है हर आदमी के जीवन का एक साइकिल होता है, आदमी जन्म लेता है, जीता है, मरता है। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित सभ्यता हुआ, जन्म लिया, विकसित हुआ और वो खत्म हो गया। तो इसके खत्म होने के पीछे जो है, अब देखिए उस टाइम में तो लोग जिंदा तो था नहीं। आप देखिए आपके मन में अलग अलग सवाल आएगा, इसलिए हम कुछ बात पहले बता देते हैं। हम लोग तो उस टाइम में जाकर देखे नहीं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, बाढ़ आया, सुखाड़ आया, कि कैसे लोग मर गया, कि कोरोना आया, कैसे खत्म हुआ। लेकिन विभिन्न विभिन्न अध्ययनों से आप गौर कर लीजिए, विभिन्न विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न विभिन्न अध्ययनों से, स्टडी से, साइंटिफिक खोद के पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अलग। कुछ लोगों का मानना है बाढ़ आ गया, कुछ लोगों का मानना है सुखाड़ आ गया,
कुछ लोगों का मानना है बाहर से लोग आक्रमण कर लिए। तो हम इन सारे पॉइंट को याद करेंगे, ऐड करेंगे। अलग अलग लोगों का मानना है हड़प्पा सभ्यता जो है अलग अलग कारणों से खत्म हो गया। तो उसमें यही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग पढ़ समझ गए। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता पतन मतलब हड़प्पा सभ्यता एक टाइम के बाद खत्म हो गया। आप पॉइंट समझिए, हड़प्पा सभ्यता एक टाइम के बाद खत्म हो गया। खत्म हुआ तो कैसे खत्म हुआ, तो इसके बारे में अलग अलग लोग अनुमान लगाते हैं। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर पॉइंट बताते हैं कि इसको लिखना है। आप जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या है, आप एक बार समझिए हमारे बात को कि ये गेस्ट पेपर इसमें क्या क्या खिचड़ी बना, आपको खिचड़ी बना के नहीं लिखना है, आपको पॉइंट आपको एक बार पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरणों में यह सभ्यता पतोन्मुखी रही है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में मध्य तक सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह इसके पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों का एक मत नहीं है। यही सबसे बात है। इसको सर्वस मार्शल व मैके एस आर हड़प्पा सभ्यता नदी में बाढ़ को बता। इन विद्वानों का मानना है कि नदी में सभ्यता चूंकि सिंधु नदी के पास था तो सारा बाढ़ आया, सारे लोग डूब गए और मर गए और सभ्यता खत्म हो गया। ठीक, अधिकांश इसके पीछे कारण ये लोग देते हैं कि अधिकतर जो चूंकि अधिकांश नगर जो है नगर बाढ़ आती थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है निर्माण हुआ। पुनर्निर्माण पर लोग आइडिया लगाया कि क्या बाढ़ में टूट जाता था, फिर उसको बनाया गया, रिपेयर बना। मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो को खुदाई से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुआ बालू के परतें मिली हैं। तो मार्शल महोदय ने क्या किया, मोहनजोदड़ो से खुदाई में प्रतिवर्ष बालू जो वहां जमा है उसके बारे में पता चलता है। मैके महोदय ने कुल्हड़ों में बाढ़ के साक्ष्य मिले। इस प्रकार ऐसा रॉ की भी मार्शल आदि ने भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले। अतः इसका संयुक्त निष्कर्ष यह निकालता है कि बाढ़ इस नगर के सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण था। और हर लोग मानते हैं, क्योंकि देखिए चूंकि ये जो सभ्यता थी नगर के पास बड़ी था, सिंधु नदी के पास था, तो नदी में जो बाढ़ आता है ना तो काफी शहर डूब जाता है। तो बहुत लोगों का मानना है कि ये सभ्यता अधिकांश लोगों का मानना है कि सिंधु काली सभ्यता का जो पतन हुआ किसके कारण पतन हुआ, बाढ़ के कारण पतन। उसको पॉइंट को कैसे लिखेंगे बता देते हैं, पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर हम बता देते उसको आंसर लिखेंगे कैसे। नदी में आने वाले बाढ़ को यदि पतन का प्रमुख कारण माना जाए तो ये कि जो नदियों पर अव्यवस्थित नहीं था उसका पतन कैसे हो। अब कि बहुत सारे शहर तो नदी के पास नहीं थे तो उसका कैसे वहां पे खत्म पतन हो गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि जैसे मल्टीमेयर गार्डन चाइल्ड एवं गिलगट आदि विद्वानों का मानता है क्या कारण मानते हैं कि बाहर से लोग आया उस पर आक्रमण किया, लूट लाट के ले गया और उसको बात मानते हैं। इतना में इस आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के ध्वस्त किया और वहां के लोगों को मार डाला। तो ये अलग अलग विज्ञानों का साइंटिस्टों का अलग अलग खोजकर्ताओं का ये मत है। आगे हम पढ़ते हैं ये क्या चीज है कि घोष और विद्वानों को जलवायु परिवर्तन के विनाश को कारण मानते हैं। जैसे कि भूतत्व विज्ञानी जलवायु सभ्यता के पतन के कारण मानते हैं। और माधव स्वरूप वत्स एवं एचटी में मार्ग परिवर्तन का जो है ठीक, और यूकेडी आर्कमेडी 1 मिनट। इसके अलावा आपको कैनेडी आपदाओं को पतन का कारण मानते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों को मिलाकर हड़प्पा सभ्यता नगर का विनाश किया गया। इससे कथन काफी उपयुक्त प्रतीत होता है। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता समय अंत हो गया। चलिए तो इतना पॉइंट आप हो जाएगा कंफ्यूजन। अब हम बताते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। देखिए आप पढ़ के चकरा जाएंगे, लेकिन अब हम बताते हैं उसको सही तरीके से कैसे बनाएंगे आंसर को। देखिए अब शॉर्ट समरी बात क्या है कि अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के अलग अलग कारणों को व्याख्या किया है। तो हमको क्या लिखना है, तो हमको ऐसे लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता
जो है प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अंतिम चरण में, ये परिचय अंतिम चरण में सभ्यता जो है पतोन्मुखी रही या खत्म हो गया। या आपको परिचय नहीं लिखना है तो सीधा आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है के पतन के निम्न कारण थे, जिसमें से पहला कारण था, आप पॉइंट देख लीजिए, ध्यान से समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉइंट है कि नदी में बाढ़ आ गया। ऐसे लिखेंगे कि नदी में बाढ़, नदी की बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण थे कि नदी में बाढ़, पहला पॉइंट। अब इसमें लिखना क्या हम ये बता देते। आप देखिए एग्जाम में आपको याद तो रहेगा नहीं, आप एग्जाम में याद तो रहेगा नहीं, नाम मार्शल भाई ने बोला, मैके भाई ने बोला, याद रहेगा तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन इसका भी तरीका हम आपको बताते हैं। आपको करना क्या है कि ये लिखेंगे कि अधिकतर विद्वानों का, ज्यादातर विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता जो है बाढ़ के कारण खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हड़प्पा की जितना भी अधिकतर जो शहर थे वो नदी के किनारे बसा हुआ था और नदी में अक्सर जो है बाढ़ आया करता था। इसीलिए क्या हुआ, वहां जो है प्रतिवर्ष या अधिकतर टाइम उसमें बाढ़ आया करता था। इसलिए अधिकतर लोगों का बाढ़ आया और वो सारा का सारा शहर डूब गया और वो सभ्यता खत्म हो गया। तो सिंपल से करना है कि हमको इसमें नाम याद नहीं रहेगा तो उसको छाड़ देना है। आप ये मत सोचिएगा नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा। सही तरीके से आप लिखिएगा और आंसर आपका सही होगा, सही तरीके से सुंदर होगा तो आपको जरूर नंबर मिलेगा। तो इस तरह, क्योंकि इसमें याद नहीं रहता है किसी को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह से लिखेंगे कि नदी में बाढ़ आ गया। नदी में कैसे बाढ़ आ गया? अधिकतर शहर किसके था? देखिए आप मान लीजिए, ये देखिए ये नदी बह रहा था तो यहाँ शहर बसा हुआ था इस तरीके से, नदी पूरा डूब गया। तो इसीलिए अधिकतर लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गया और वो डूब गया। इतना ही आपको पॉइंट ऐड करना है, बाकी उसमें माथा पेची नहीं करना। दूसरा क्या करना है, आप चलिए दूसरा को लोगों को भी मान लेते हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ। दूसरा पॉइंट में ये लिखना है कि बाह्य आक्रमण हो गया। अब उसको कैसे लिखना है बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? बाह्य आक्रमण। बाह्य मतलब बाहर से लोगों ने आक्रमण किया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको ऐसे लिखेंगे कि कुछ विद्वानों का मत है कि ठीक है, कुछ शहर तो मान लिया जाए नदी के किनारे बसे थे, लेकिन बहुत सारे शहर जो है नदी किनारे नहीं बसे थे। तो उनके पतन का मुख्य कारण क्या हुआ, वहां पे बाहर से लोग आक्रमण करने आए और वहां पे उसको लूट किया और बहुत सारा आक्रमण हुआ और लोगों सिंधु घाटी के लोगों को मार दिया और उसको ध्वस्त कर दिया और उसको खत्म कर दिया। तो इस तरीके से लिखना है दूसरा पॉइंट आपको कि बाह्य आक्रमण हुआ। बाह्य आक्रमण मतलब ये बाह्य आक्रमण वाला क्यों पॉइंट है, ये दिमाग में आपको ले आना है कि जो शहर नदी के आसपास था वो तो ठीक है डूब गया होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा जो नदी के आसपास नहीं है शहर, वो कैसे खत्म? तो उसके खत्म होने का कारण ये होगा कि वहां पे बाहर के लोग आए, आक्रमण किया, उसको ध्वस्त किया, उसको लूट के ले गया और वहां के लोगों को मार दिया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है कि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जलवायु परिवर्तन हो गया। तो तीसरा पॉइंट आप क्या बनाएंगे? जलवायु परिवर्तन। तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे आप? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, विनाश हो गया। और एमएस सहनी जैसे विद्वानों का पता चलता है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ और वहां पे सारे लोग मारे गए। ठीक, तो आप बताएंगे जलवायु में परिवर्तन हो गया और जलवायु में परिवर्तन, वहां का मौसम अनुकूल नहीं था और सारे लोग वहां पे मारे गए। ठीक है, मौसम में परिवर्तन हुआ और सारे लोग मारे गए। चौथा पॉइंट आपको बनाना है कि नदियों में मार्ग का परिवर्तन हो गया। चौथा पॉइंट क्या बनाता है? नदियों में मार्ग। आप देखिए अब ये पॉइंट बताते हैं। सपोज ये देखिए ऐसा शहर था, ये नदी था, यहाँ पे लोग बसे हुए थे। ठीक है, लोग बसे हुए थे ना। अब नदी बह रही थी, ये नदी अब उधर से कहीं और से बहने लगा। तो धीरे धीरे यहाँ से लोग क्या चले, शिफ्ट होकर उधर चल जाएंगे, लोग यहाँ से खत्म होते होते चल जाएंगे। तो यही कुछ लोगों का मानना है कि नदी में मार्ग का परिवर्तन रहता है। ये 10-50 1500 साल पे ये नदी में मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल, उसमें आपको पता चलेगा कि टाइम टाइम नदी में मार्ग में परिवर्तन होता है। कुछ लोगों का मानना है, अब क्या लिखेंगे, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नदी में मार्ग का परिवर्तन हुआ, इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। पांचवा पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई। कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक आपदाएं आया और जो है जैसे कि प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे होता है कि जैसे कभी कोरोना है, कभी उस टाइम में
क्या फलेरिया नाम का, हैजा नाम का बीमारी वगैरह आता था, तो गांव का गांव खत्म हो जाता। समझिए, गांव का गांव, जैसे कोरोना एक बार हावी हुआ, कोई दवा नहीं है तो गांव पूरा खत्म हो गया। अभी तो टीका आ गया, इसीलिए जैसे मलेरिया ये सब जैसे महामारी आता था, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां जैसे महामारी आया, ठीक है, मलेरिया या कोई ऐसा महामारी आया जिसने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को खत्म कर दिया। तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट बना के आंसर को लिखना है, सिंपल से अप्रोच में। आपको 5 पॉइंट बना के आंसर को इतने सुंदर तरीके से आपको क्या करना है, समझना है, पॉइंट बनाना है और अपने भाषा में आंसर को लिखना है। सिंपल सा अप्रोच है। देखिए, सिंपल अप्रोच क्या है, आप समझेंगे, पॉइंट बनाएंगे, आंसर को लिखेंगे शॉर्ट में, अब हो गया आपका तैयार क्वेश्चन। सिंपल अप्रोच, हम जो पॉइंट बताया आपको, शो प्लस पॉइंट आप नोट डाउन करके याद करेंगे, आप जो समझे हैं उसमें 2-4 लाइन जोड़ेंगे, आपका एकदम सबसे सुंदर आंसर तैयार। इसलिए आप अगर लिखते हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन हमारा चेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। आप हमको कमेंट माध्यम डालिए, तो हम आपको बताएंगे आपको कहाँ भेजना है, भेज के आप क्वेश्चन को चेक करवा सकते हैं और अपना नंबर को बढ़वा सकते हैं कि कैसे आंसर को लिखा जाए ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आए, ठीक है। ये हम पॉइंट बताते हैं, कहाँ गड़बड़ होगा वो ऐड कर देंगे कि किस पॉइंट को कैसे लिखना है। ये आपको प्रयास करना होगा, बिना पढ़े प्रयास के कुछ होता नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं हमारा नंबर ही नहीं आता है, तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो नंबर कैसे आएगा, ठीक। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाले। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें, ये 5 नंबर का सबसे बड़ा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें, तो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर मैंने क्वेश्चन पूछा है, कैसा कैसा था। चलिए, तो अब हम बताते हैं कैसा सामाजिक जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सबसे पहले खुदाई से पता चलता है कि सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो कुछ चीज तो हम आपको आइडिया बताए हैं, तो अब बाकी हम लिखेंगे कैसे ये बता देते। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सामाजिक जीवन का क्या मतलब है और धार्मिक जीवन का क्या मतलब। सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, 4 तरह के जीवन होते हैं। आप हर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन, पहला सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा धार्मिक जीवन। 4 तरह के जीवन होते हैं मोटा मोटी। फिर से आप रिपीट करते हैं, सामाजिक, देखिए सामाजिक हो जाएगा, दूसरा सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक पैसा वाला, तीसरा जो है राजनीतिक, राजनीतिक जीवन और चौथा धार्मिक जीवन। 4 जीवन होता है मोटा मोटी। इसमें तो 2 ही क्वेश्चन पूछा है, तो 2 हम बताते हैं क्या सामाजिक जीवन का क्या मतलब। सामाजिक जीवन का मतलब यह है कि समाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, उसका रहन सहन, खाने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके सोच विचार, उसके मकान बनाने का तरीका, इस तरह के तरीका को हम लोग सामाजिक जीवन बोलते हैं। आर्थिक जीवन का मतलब होता है कि वहां पर लोग पैसा कमाते कैसे हैं, दुकान चलाते हैं कि टिकटॉक से पैसा कमाते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं कि आपको आजकल और भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आ गया है, उस ऐप से पैसा कमाते हैं कि भाई कोई सब्जी बेच के पैसा कमाते हैं, कि जो गांव में रहते हैं वो हाट अलग अलग बाजारों में जाके देते हैं, कि सॉफ्टवेयर में लोग काम करते हैं। मतलब ये है कि ये आर्थिक जीवन का संबंध है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं, सीधा सा बताओ, अर्थ मतलब होता है पैसा। आर्थिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, आर्थिक जीवन हो गया। और तीसरा होता है राजनीतिक जीवन का मतलब हुआ कि वहां जो लोग रहते हैं उसका प्रशासन कैसे चलता है। प्रशासन मतलब वहां राजा है, सॉरी, वहां राजा है कि वहां पे मुख्यमंत्री चलाते हैं, कि वहां पे जो है मुखिया के थ्रू शासन चलता है, या वहां पे वोटिंग होता है। ये हुआ राजनीतिक जीवन की राजनीतिक व्यवस्था। अब ये जो पूरा इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा
कि कहीं कहीं पादरी लोग चलाता था, कहीं राजा का शासन होता था, कहीं लोग बहुत जगह वोटिंग होता था, कहीं पे कबीला का शासन होता था। तो ये हुआ एक तरह से राजनीतिक जीवन कैसा था उनका, राजनीतिक जीवन हो गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें आपको, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन का मतलब लोग लोग पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, आस्तिक है कि नास्तिक है, पूजा करते हैं तो किस भगवान की पूजा करते हैं, कौन सा भगवान ज्यादा प्रचलित था उस टाइम में, मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं, लोग मंदिर जाते थे कि नहीं, इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं। क्योंकि धार्मिक जीवन में जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यवस्था है, जैसे बौद्ध धर्म में अलग पूजा की अलग व्यवस्था है, जैन में अलग व्यवस्था है, इसके बाद हिंदू में अलग व्यवस्था है, मुस्लिम कल्चर में पूजा का अलग व्यवस्था है। इसलिए इस पे लोग फोकस करता है कि अलग अलग चीजों। चलिए अब हम लोग आते हैं, आप अब समझ गए होंगे सामाजिक जीवन, तो आप सामाजिक जीवन में बताते हैं तो अब आपको याद हो जाएगा ये पॉइंट। सिंपल सा सामाजिक जीवन में हम अब शॉर्ट में समझाते हैं। सामाजिक जीवन का अर्थ है कि वहां पे रोटी कपड़ा और मकान, एकदम एग्जैक्ट आपके दिमाग में रहेगा कि वहां पे रोटी क्या था, कपड़ा क्या था और मकान क्या था। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, एकदम आप दिमाग में डाल लीजिए, रोटी कपड़ा और मकान। सामाजिक जीवन में यही आता है। रोटी मतलब हमको खाने के लिए क्या चीज व्यवस्था था उस टाइम में, कपड़ा मतलब उस टाइम में पहनाव कैसा था, और मकान मतलब हम लोग किस किस तरह से व्यवस्था में रहते थे। तो ये आपको याद रखेंगे कैसे आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहला पॉइंट लगाएंगे सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में वन वन में मैंने क में रोटी मतलब या खान पियन, इस तरह से खाने का व्यवस्था उस टाइम में हमारे यहाँ मुख्य फसल में से जैसे गेहूं जौ मटर आदि होता था, ठीक है। इसके अलावा लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन की व्यवस्था था जिसमें गाय बैल आदि लोग को पाल, उससे उनका जीवन व्यवस्थित चलता था। बस हो गया, सिंपल सा बात है, ठीक। उसमें लोग याद रखना है, जैसे घोड़े भेड़ वगैरह नहीं पालते, तो हो गया। आपको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, जो काम था वो बस हो गया उससे काम, ठीक। मेसोपोटामिया में सीधे व्यापार का संबंध था, अब व्यापार का संबंध भी था लोगों को मेसोपोटामिया से, ठीक है। उतना आपको याद रखे रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई। कपड़ा क्या था, लोग ऊनी कपड़ा और सूती कपड़ा प्रकार का वस्त्र पहनते थे। आभूषण भी लोग पहनता था, आभूषण स्त्रियां पुरुष दोनों लोग प्रिय थे। स्त्रियां वेशकालीन और श्रृंगार आदि के थी। देखिए कुछ खुदाई से ये पता चला है कि उस टाइम में क्या थी, औरत श्रृंगार वगैरह करती थी उस टाइम में भी, दर्पण वगैरह भी मिला है, दर्पण कंघा वगैरह मिला है। तो ठीक है, तो ये सब जो भी चीजें कपड़ा में आपको ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे, स्त्रियां श्रृंगार करती थी, पुरुष भी श्रृंगार करते थे, आदि आभूषण पहनते थे, श्रृंगार तो स्त्रियां करती थी। नर्तक चौपर आदि वस्तुएं हुआ आनंद के लिए, हो गया बात खत्म। मकान पॉइंट में आपको ठीक है, मकान में अच्छे व्यवस्थित जगहों पे रहते थे, सुंदर व्यवस्था था, अच्छे अच्छे मकान में रहते थे, इस तरह से आपको पॉइंट बना देना है, हो गया। इतना चीज समझा दिए, आप बना सकते हैं, ठीक है। ज्यादा चीजों के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, आप लिख के भेजेंगे तभी हम चीजों को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइम लग जाएगा, ठीक। अब देखिए धार्मिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति मतलब पूजा कैसे था, सिंधु भाषी मूर्ति पूजा थे। देखिए अब हम इसमें पॉइंट कैसे बनाएंगे हम बता देते हैं। देखिए इसमें 2 पॉइंट हमको बना लेना है। दूसरा पॉइंट आप धार्मिक जीवन, उसमें पहला लिखेंगे पशुपति, पशुपति पशुपति का पूजक था, पशुपति मूर्ति या पशुपति पूजक क में। दूसरा लिख देंगे प्राकृतिक पूजक, ठीक है। पशुपति इसलिए भगवान शिव अलग अलग जगह पे मूर्ति मिला है, चाहे वो योगी के रूप में हो या अलग अलग जगहों पर जो मूर्ति मिला, जैसे कि एक के बारे में बताया है, योगासन में बैठा हुआ एक आदमी है, जिसके ऊपर एक दो सिंह है आदि जो भी है, उससे ये पता चलता है कि पशुपति भगवान शिव का जो है रूप का पूजा किया जाता था। दूसरा क्या है कि खुदाई से पता चला है कि ये कहेंगे, दूसरा पॉइंट ये कहेंगे प्रकृति पूजक था उस टाइम में। जैसे कि पृथ्वी माता, या हम आपको बताए थे एक मूर्ति निकला है जिसमें माता के गर्भ से वृक्ष तरीके से कहीं पे, तो इससे पता चलता है कि लोग पूजा करते थे, तो चाहे तो शिव भगवान का पूजा करते थे या प्रकृति में जैसे अलग अलग वृक्ष पीपल या पक्षी वगैरह को पूजा करते थे, इस तरीके से लोग मानते थे। इस तरीके से आप पॉइंट बना देंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपका इसमें बनता है धार्मिक जीवन में। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और आपको आंसर को तैयार करना है। तो ये आपका सिंधु घाटी सप्ताह का इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आपके ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे, तो काफी टाइम है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि 2 नंबर, हमको लग रहा हो जाएगा लेकिन काफी टाइम लग गया,
बट कोई बात नहीं, हम आपको लेक्चर सीरीज तैयार करके दे देते हैं। आप जो है, आप टाइम मिले तो आप उसको देख लीजिएगा, हम उसका अलग बनाएंगे। हमको लग रहा था 1 घंटे में हो जाएगा, बट नहीं हुआ, हम काफी डिटेल से ले लिए, बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे। ये जरूरी है आप लोगों ने, देखिए इतना डिटेल लेने के पीछे कारण ये क्या है। देखिए मुझे जैसा लग रहा था कि 1 घंटे में लेक्चर पूरा हो पाएगा, लेकिन बट 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, आधे घंटे का लेक्चर मुझे और प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए उतना कर सकते हैं। 2 नंबर का लेक्चर हम ये 5 नंबर वाला लेक्चर, इसमें बहुत सारा 2 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो आप सिर्फ 2 पॉइंट लिखें। ये नहीं कि 2 में भी आप 5 पॉइंट लिख दिए पागल की तरह, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपका टाइम जाएगा, और कितना भी लिखेंगे तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। तो ये बुधियारी आपको नहीं करना है, आपको सिंपल बुधियारी करना है, जितना नंबर का क्वेश्चन उतना पॉइंट, ठीक। अब देखिए, आप 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए हम अलग लेक्चर बनाएंगे, उसको आप हम प्रोवाइड करा देंगे और फिर वो दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका 2 नंबर का होगा। ये काफी बड़ा लेक्चर हो गया, ज्यादा बड़ा लेक्चर होगा तो लोगों को बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए 2 नंबर का लेक्चर अलग से बनाएंगे, फिर वो लोड कर देंगे और आप लोग उसको देखिएगा और फिर आगे पढ़िएगा। तो इस तरह से सिंधु घाटी सबका पूरा खत्म हो जाएगा। आपका काम है कि आप रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहें और अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और संभव हो तो आप कमेंट करें और लिख के क्वेश्चन भेजने का प्रैक्टिस करें। अगर आप कमेंट कर, आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो हम आपका नंबर दे देंगे, हम अपना, उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं हमें, ताकि आप अपना क्वेश्चन को चेक करा सकते हैं और उसमें वेरीफाई करा सकते हैं। और जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन को इसमें हम दिखाएंगे भी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन लिखा जाता है, ये कहाँ कहाँ दिक्कत होता है और आंसर को कैसे लिखा जाए, हम कुछ को कॉपी को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो आप इस तरह से हमें जुड़े रहें, लेक्चर को आप इस तरीके से पढ़ें, लेक्चर को अलग अलग से अलग जगह फैला दें। उसको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर ही दें, क्योंकि लाइक से पता चलता है कि आप कितना पसंद करते हैं। अगर अनलाइक करते हैं आप, उसका रीजन बताएं कि आपका इस पार्ट गड़बड़ है, ये व्यवस्था गड़बड़ है, आप उसको ठीक कीजिए। और अलग अलग से अलग चीजों को शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद ताकि वो लोग भी पढ़ सके और आप लोग आपस में डिस्कशन कीजिए, समझिए। ओके, थैंक्स। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ये 3 लेक पार्ट में तैयार हो जाएगा, आपका सिंधु घाटी सप्ताह पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।